है। एक मैंने आपको इक्वालिटी का पार्ट पढ़ा दिया, फिर एक एंटीबॉडी पार्ट है, फिर एक हेडिंग पड़ी होगी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, फिर एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये सब एक ही हिस्से में है। उन्हें हेडिंग डाल डाल के इसलिए कर दी कि आपको पढ़ने में सुविधा रही, लगे मेरा एक टॉपिक का हिस्सा इतना है। अब इसका जिक्र तो हम लोगों ने अभी भी किया सारा का सारा, जिसके बारे में आपने लिखा कि आप चाहें तो इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कह दें, नहीं तो आप आईजी कह दें, इट बिलोंग्स टू द गामा ग्लोबुलिन। सारी बातें इसकी तो कह चुका हूं, बस खाली समेट रहा हूं कि पहली बात आती है कि इसका नेचर बताते चलिए, तो आंसर इज प्रोटीन। दूसरा शब्द है फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है बताएं? बी सेल। जितने हेल्प बोलेगा तब बीएनटी बोलेगा, बना तो बी ही सेल रही है। कहां बना रही है? लिम्फ नोड कह लीजिए, और अच्छा चाहें तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कह लीजिए। फिर तीसरा सवाल आता है, आंखें खोल लीजिएगा, फाउंड लिख रहा हूं, फॉर्म्ड नहीं। यस, फाउंड इन प्लाज्मा, क्योंकि बना के ये कहीं धरती नहीं है, बना के तुरंत प्लाज्मा में डाल दे। तो कुछ जगह पे सीरम ग्लोबुलिन शब्द इस्तेमाल होता है। यू शुड अवेयर द सीरम इज द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा अलोंग विद द क्लॉटिंग फैक्टर। हटा दोगे तो सीरम, लगा दोगे तो प्लाज्मा। तो मैं सीरम ग्लोबुलिन लिखूं या प्लाज्मा ग्लोबुलिन लिखूं तो कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन का मतलब यू मस्ट हैव एन पॉलीपेप्टाइड चेन, यही तो पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल। तो आपके पास यहाँ पर ये मोनोमेरिक फॉर्म में, ये शब्द एक किताब में नहीं लिखा है, इन मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म सिर्फ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड। किताब में पेप्टाइड लिखा है, तो बहुत क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कि कब आप पेप्टाइड कहोगे, कब पॉलीपेप्टाइड कहोगे। तो 4 पेप्टाइड कह लीजिए या 4 पॉलीपेप्टाइड कह लीजिए। इन 4 में से 2 जो चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, वो हैवी होती है। हैवी का मतलब कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और 2 जो होती है वो लाइट होती है, यानी उसमें कम अमीनो एसिड्स होते हैं, दैट इज अ लाइट चेन। हैवी बहुत हैवी होती है, एक हैवी चेन में लगभग 450 अमीनो एसिड होते हैं, तभी मैंने पॉलीपेप्टाइड शब्द लिखा। एनसीईआरटी पता नहीं क्यों पेप्टाइड लिख रही है। फिर लाइट चेन में तकरीबन 200 अमीनो एसिड होते हैं। इसीलिए जब कभी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मोनोमेरिक फॉर्म को, तो H2L2 लिखते हैं, यानी 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, ऐसे इंगित कर। क्लियर होगी? बस यही बात आपको दिखानी थी। लेकिन आपको समझना ये है कि जो किताब में फोटो बनी है वो एग्जैक्टली मोनोमेरिक फॉर्म की फोटो बनी है। ऐसा लगता है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की फोटो बनी, ये सबसे छोटे यूनिट की फोटो बनी, जो देखने में टिपिकली वाई शेप का नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो इस शेप में नजर आता है। तो अभी पिछले डायग्राम में जब हमने बनाया था एंटीबॉडी, तो वाई जैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे। अब इनकी फोटो देख लीजिए। जैसे अगर हम बनाएं वाई जैसा, तो कुछ ऐसा, ये हैवी चेन होगी और फिर ये लाइट चेन होगी, ऐसी ही फोटो बनी। लेकिन बार बार हम जो कह रहे हैं उससे ध्यान दीजिएगा, मोनोमर फॉर्म है। इनका नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं कि भैया ये लाइट चेन है, यानी एल चेन है, और ये दूसरा वाला जो है ये एच चेन, यानी हैवी चेन। अब एक बात आपको बहुत ध्यान से देखनी, चारों अगर बिखरे रहेंगे तो काहे का एक मॉलिक्यूल, ये कनेक्ट होने चाहिए ना। तो दोनों हैवी चेन दे आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक
और एक और, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। और भी बने होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, बट डोंट फोकस ऑन दैट। सर ये ऐसे बने, लेकिन आप ध्यान से ढूंढिए, सिर्फ दोनों हैवी चेन सिर्फ 2 ही डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े। दूसरा, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन भी आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। चेक करना, इधर भी वही स्थिति रखिएगा। तो ये सवाल ध्यान से पढ़िएगा। जब सवाल आता है बोथ हैवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी आर इंटरकनेक्टेड बाय, तो आप बोलोगे 2 डाइसल्फाइड। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ईच हैवी इज कनेक्टेड विद ईच लाइट चेन, तो सिंगल डाइसल्फाइड। हर हैवी हर लाइट से तो एक ही डाइसल्फाइड से जुड़ा है, लेकिन दोनों हैवी आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, जो थ्योरी में नहीं लिखा है तो डायग्राम में है, पर दिखना चाहिए। अब एंटीबॉडी तो ऐसे ही। अब एक और शब्द है, एक शब्द अभी आपने पढ़ा था एंटीजन, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा एबिलिटी, क्षमता कितनी है आपके इम्यून सेल को स्टिमुलेट करना। बी या टी सेल जो आपके पास थी, उनको कितना स्टिमुलेट कर सकता है, यही एंटीजन कहलाता है। लेकिन ये एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ेगा ना, तभी तो रिएक्शन होगी। कभी पढ़ा होगा ए एंटीजन, एंटी ए एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप। तो जब दोनों जुड़ते थे तभी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ेगा। तो एक जगह आप फोटो में ध्यान से देखिएगा, इस सिरे पर खांच बनाई है। वो खांच ये जताती है कि वही सिरा है जहां आके एंटीजन जुड़ा करेगा। तो आप लेबलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा, इस जगह लिखा होगा एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट एक इधर है और एक इधर भी है, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसका मतलब ये हुआ कि एक एंटीबॉडी मोनोमर कितने एंटीजन से जुड़ सकता है। अब इसका नाम हम अपनी तरफ से एक नया दे जा रहे हैं, आप मत याद करना अगर बुरा लगे तो। पैराटोप। एंटीबॉडी का वो जगह जहां से एंटीजन जुड़ता है वो कहलाता है पैराटोप। तो एक मोनोमर में कितने पैराटोप, जितने पैराटोप होंगे उतने एंटीजन से जुड़ सकते हैं। क्लियर? अब एंटीजन के पास आ जाइए। जो ये एंटीजन है, मान लीजिए ऐसा, कोई जरूरत नहीं है ये फोटो ही समझने की आपको, मान लीजिए ये है एंटीजन। तो एंटीजन के अंदर एक ही ऐसी जगह होती है जहां से वो एंटीबॉडी से जुड़ सकता है, ओनली वन प्लेस। इसे हम लोग बोलेंगे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। सिर्फ फोटो इसलिए बनाया ताकि 1 और 2 की फीलिंग आ जाए। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। और इसका नाम भी अगर आप याद कर रहे हो पैराटोप तो याद करिएगा, नहीं तो मत याद करिएगा इपीटोप। आपके लिए जरूरी सिर्फ ये ब्लू पेन है, नॉट द ग्रीन पेन। यानी एक एंटीजन कितने एंटीबॉडी से जुड़ सकता है? एक। भाई के पास एक ही एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है, और एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से जुड़ सकता है? कम से कम 2। मोनोमर है भाई, पॉलीमर होगा तो पता नहीं। और यही लाइन बड़ी तकलीफ देती है। तो मैंने उसको सेंटेंस भी बना के आपको अगले पेज पे लिखा है, सबसे ऊपर देखेंगे तो लिखेंगे ऐसे लिखा होगा, 1 एंटीजन कैन बाइंड विद ओनली 1 एंटीबॉडी। स्पष्ट है? एक एंटीजन सिर्फ एक ही एंटीबॉडी से जुड़ सकता है, क्योंकि एंटीजन के पास हमेशा सिर्फ एक इपीटोप होता है। लेकिन 1 एंटीबॉडी कैन
बाइंड विद मोर देन वन एंटीजन। मैं 2 नहीं लिख रहा हूं, ये अपना जगह बचा के लग रहा हूं। कल को पॉलीमर हुआ तो 2 से ज्यादा भी तो हो सकता है। मोर देन 1 लिख करके मैं सेव हो रहा हूं, और ये खूब गलत होती है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं इसको डायग्राम में भी सिखाना चाहता हूं कि वहां से समझ लें, थ्योरी से समझ लें। ये अक्सर असर्शन रीजन नहीं रहता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि एक एंटीजन सिर्फ एक ही एंटीबॉडी से जुड़ सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट सिर्फ एक होती है। लेकिन एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन से तो मिनिमम जुड़ ही सकता है, क्योंकि उसके पास होती है 2 पैरा। तो हमें यही सिखाना था, व्यवस्थित ये सब आपको दिखा रहे थे। वो बड़ा सिंपल सा क्लियर होगी। अब जरा दूसरा हिस्सा देखिएगा इसी में, दैट इज टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। और इस जगह पे आपकी एनसीईआरटी एकदम स्किप करिए। उसने नाम तो बताए हैं एंटीबॉडी के, 5 नाम बताए, लेकिन किसी के बारे में कुछ लिखा नहीं। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक से वो क्वेश्चन निकाल लिए जो अब तक पीवाईक्यू में मिले, वो चाहे 2012 में आए हों, तो इससे तब भी मैंने उसे शामिल कर दिया, क्योंकि चूंकि नाम है तो एक लाइन जानने में उसके बारे में कोई बुराई नहीं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ढूंढोगे तो किताब में उतना नहीं मिलेगा जितना हम आपको पढ़ा रहे। तो पहली बात कि सर भैया हमारे पास 5 प्रकार की बेसिक एंटीबॉडी होती है। अब इसके सवाल आते हैं, भैया ज्यादा कौन, कम कौन, सबसे ज्यादा कौन, सबसे कौन कम, सेकंड मतलब ज्यादा अबंडेंट, सेकंड लिस्ट अबंडेंट। तो हमने उसको याद कर लिया दूसरे तरीके से, गम दे। कई लोग गम दे जाते हैं, ये गम दे, बस स्पेलिंग सही रखिए। ये हो गया गम, और फिर दिन। तो आपका वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, कितना क्यों करें। सबके आगे आप वो लगा दीजिए सिंपल। अब मोस्ट अबंडेंट भी हो जाएगा, लीस्ट अबंडेंट भी हो जाएगा, सेकंड मोस्ट अबंडेंट भी हो जाएगा, और सेकंड लीस्ट अबंडेंट भी हो जाएगा। अब मान लीजिए आप थोड़े ज्ञानी बच्चे हैं, आपको लगता है थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, तो हमने उनके लिए परसेंटेज भी लिया। ये अपने ज्ञान के अनुसार याद करेंगे। 15% ये है, 10% ये है, तो हो गया ना 100%। ये लोग बच्चे हैं ही कितने, 1% लगभग कहीं किसका लीजिएगा 7%, और दैट इज लेस देन 0.1%। परसेंटेज नहीं याद करनी है, ऐसे लिख दिया, आपको तो सीक्वेंस याद करना है। तो मेरा पॉइंट तो बना रहेगा भाई, मोस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट। आप एक एक करके इनके बारे में एक एक 2 पॉइंट है। फिर एक लिखा होगा 3 लोग ऐसे होंगे जो मोनोमर के फॉर्म में होंगे, एक ऐसा होगा जो डाइमर, एक ऐसा होगा जो पेंटामर। वो लाइन मैंने सिर्फ से लिखी कि आप यहां पर फोकस करें। जिसको आपने पेंटामर लिखा, आईजीएम को पेंटामर लिखा होगा, सर उसमें 10 पैराटोप होते हैं। इसका मतलब आईजीएम एक ऐसी एंटीबॉडी है एक साथ 10 एंटीजन से जुड़ सकते। आप दोबारा पढ़िएगा, 2 नहीं लिखा है। जिसको आपने डाइमर लिखा होगा वो एक साथ 4 से जुड़ती है, तो मोनोमर। आप डाइमर मोनोमर मत याद करिएगा, वो सिर्फ मैंने बताने की कोशिश की आप जानो कि सर ये ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि जहां एक से ज्यादा 2, 4 और 10। अब एक एक करके छोटी बातें पढ़ ली। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी क्लास में शायद सबको आता भी होगा, आईजीजी पहला इसके बारे में। अब जो सबसे पहला पॉइंट दिखता है कि मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, तो देखिएगा तो मैं लिखूंगा, ये कोई ऐसा पॉइंट थोड़ी लिख दिया हमने कि आप इसको गिनो। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। यहाँ पे एक बार सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। और कुछ लड़के खड़े हो गए, सर ये तो आपने बताया नहीं था। मोस्ट अबंडेंट बताया था, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन होता है भैया? एंटीबॉडी पाए कहां जाते हैं? बस प्लाज्मा लिख के बोले
या ना बोले एंटीबॉडीज अभी भी आपने कहा था फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, तो उस साल कुछ लड़के छोड़ा है सवाल, सर पूरा आपने पढ़ाई, जबकि पढ़ा तो रहा हूँ सारे एंटीबॉडी यहीं पर है। तो प्लाज्मा पूछो या खाली इतने ही पूछो, तब भी तो सबसे ज्यादा यही रहेगा। दूसरा एक एंटीबॉडी है तो ये मोनोमर, लेकिन सर इसका एक पॉइंट है जो आपके लिए बड़ी मदद करेगा कई एग्जाम में। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, सबसे छोटी एंटीबॉडी, वैसे सबसे छोटी मोनोमर हो सकती है, 3 है मोनोमर, उन तीनों में सबसे छोटी है। मॉर्बिडिटीज का सबसे कम होता है 1.5 लाख, सबसे छोटी है तो भैया कहीं भी सरक सकती है, बस वही आप बोला। इट द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अगर स्मॉलेस्ट ना होती तो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, तो पॉइंट है ये, दैट इज ओनली एंटीबॉडी, यही लोग याद किए रहते हैं, which can cross placenta barrier। और फिर आगे पढ़ एंड प्रोवाइड कौन सी इम्यूनिटी, पैसिव, जानते हैं इसका मतलब, पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न, ठीक, खुदा बोलो फीटस, न्यू पैदा होने के बाद कहां प्लेसेंटा रह जाएगा, मां के पेट में जब आप हैं तो उस समय जो इम्यूनिटी आपको मिलती है मां के द्वारा, दैट इज पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी तब कहते हैं जब एंटीबॉडी मैंने खुद बनाई, और अगर बनी बनाई एंटीबॉडीज किसी से ले ली तो पैसिव। अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने, मेरे को कोरोना हुआ तो मैंने एंटीबॉडी बना ली तो मैं रिकवर हो गया, एक्टिव। मैडम को कोरोना हुआ, वो नहीं बना पा रही, मैंने सीरम उनको दिया तो उनके अंदर पैसिव। यही तो एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, फीटस बना नहीं पा रहा है अभी, तो माँ ने प्लेसेंटा के रास्ते इम्यूनिटी जो दी है, तो फीटस के अंदर पैसिविटी है। और ये हमारे ख्याल से जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और शायद सबका सही है, तो बहुत है गधे बच्चे उनका गलत, तो वही मैंने समेट लिया। ये 2 पॉइंट हमने यहाँ से निकाले, फिर मोस्ट अबंडेंट था, स्मॉलेस्ट था, तभी ये पॉइंट आप लॉजिकली याद करते। आईजीजी था। दूसरा एक पॉइंट और आप पढ़कर आए हैं, तो आप कह नहीं सकते कि सर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आईजीए। अब सेकंड मोस्ट अबंडेंट तो लिखने की जरूरत नहीं, 15%। आपको याद होगा, इट इज द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन एक्सोक्राइन सिक्रीशन। जितने एक्सोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं सब में पाए जाते हैं। मतलब क्या है, इन कहां, मिल्क में पढ़ा होगा। कोलेस्ट्रॉल जब पढ़ रहे थे तब ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो वही प्रयोजन है यहाँ पर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल मिल्क। आपने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ऊपर की लाइन लिखने का पर्पस सिर्फ ये कि आप जाने कि सर खाली कोलेस्ट्रॉल या मिल्क में ही ये नहीं होता, आपके आंसू में भी होता है, वो भी तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। आपके सलाइवा में भी होता है, आपके गैस्ट्रिक जूस में भी होता है, तो आपकी टट्टी में भी होता है। पूछते हैं सर ये कई बार, आपके सिलेबस में नहीं आता है कौन सी एंटीबॉडी जो हमारी टट्टी में पाई जाती है, तो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब आंत में है तो जाएगी, तो चली जाती। कॉप्रो एंटीबॉडी से लेके, आपका सवाल सिर्फ ये। अब इस सवाल को आपने तब लिखा था तो क्या लिखा था, द एंटीबॉडी which provides passive immunity to newborn। पैदा होने के बाद बच्चे ने दूध पीना शुरू किया, और ये हमने आपको वहां बताया भी था कि हमारी जो ताकत है बीमारियों से लड़ने की, वो इसी वजह से। ये भी तो सवाल आपका पढ़ा हुआ, तो इसमें कौन सा नया पढ़ा दिया मैंने, तो IgG और IgA। अब हम बता दें, हम नेक्स्ट है IgM।
एम के बारे में 2 पॉइंट हैं बहुत बढ़िया से। एक तो भैया पहले आसान सा पॉइंट जानिए, पेंटामर लिखा होगा तो ये कौन सा एंटीबॉडी हुआ? दैट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। लार्जेस्ट एंटीबॉडी, लार्जेस्ट पता चल गया, स्मॉलेस्ट पता चल गया, मोस्ट अबंडेंट पता चल गया, लीस्ट अबंडेंट। चारों सवाल हो गए। सबसे बड़ा कौन सा होगा? जो पेंटामर हो। सबसे छोटा होगा मोनोमर में आईजी। सबसे ज्यादा होगा ये और सबसे कम होगा ये। दूसरा शब्द है पेंटामर में ही लिख रहा हूं, जब भी आपके शरीर में कोई इंफेक्शन होता है, चाहे जैसा इंफेक्शन, आईजीएम सबसे पहले बढ़ जाता है। भाई एंटीबॉडी बननी है ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हमारी बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, तो भैया 5 प्रकार की एंटीबॉडी पहले कौन बनाती है? आईजीएम। किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स में प्राइमरी और सेकेंडरी, द फर्स्ट एंटीबॉडी विच स्टार्ट टू फॉर्म इज द आईजीएम। फर्स्ट एंटीबॉडी विच स्टार्ट टू फॉर्म इन इम्यून रिस्पॉन्स। ये सवाल तो 1 ही 2 बार आया है, ज्यादा नहीं आया है। इसलिए आपने कभी डेंगू वायरस पढ़ा था तो कौन सी एंटीबॉडी चेक की थी? आईजी। उसके पीछे और भी रीजन है, तो मैंने आईजीएम वहां पर एक जगह इस्तेमाल किया। एक सवाल और आया है, एक ही बार आया था, सीबीएसई उस समय पीएमटी कराती थी और वो कुछ लोग का गलत हुआ था। बढ़िया पूछा गया था, इन द फीटस एक्टिव इम्यूनिटी इज ड्यू। फीटस में एक्टिव इम्यूनिटी किसकी वजह से? तो लड़के क्या करते हैं, रटे रहते हैं। फीटस वाला सवाल आएगा तो आईजीजी, न्यू बॉर्न वाला आएगा तो आईजी। ये मेडिकल वाले बच्चों की आदत है। तो लड़ा है कई लोग, फीटस वाला सवाल आया, लेकिन भैया ये पैसिव है। तो ये एंटीबॉडी फर्स्ट एंटीबॉडी जो फीटस में बनना शुरू होती है। भाई हमारे अंदर एंटीबॉडी बनना तो शुरू हो जाएगी ना, भले बहुत ना बने, तो हमारे फीटल लाइफ में सबसे पहली एंटीबॉडी जो बनती है वो ये बनती है। तो खुद बना रहे हो तो कौन सी बनी? तो पॉइंट है इसका, फर्स्ट, ये आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा है, फर्स्ट एंटीबॉडी विच स्टार्ट टू फॉर्म in fetal life, or that provides active. ये जिस साल आया था, एक बहुत अच्छी बच्ची है, उसका गलत हुआ और वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, बस इसी सवाल की वजह से। तो जब आपका सिलेक्शन 1 नंबर या 2 नंबर से रुकता है तो आपको सवाल याद रखता है। वो सवाल याद आता है जो आपके मतलब अनजाने में गलत हुआ हो, आपने फोकस ना किया, और उसमें सामान्यतः बायो का ही सवाल याद आता है, फिजिक्स वाला नहीं आता। जिनका 100 नंबर से रुका रहता है वो मस्त रहते हैं, उनको कई सवाल गलत हुए होते हैं, लेकिन कई बच्चों का 1 ही नंबर से रुकता हो, तो उस बच्चे का रुक गया था, तब से याद था। नेक्स्ट ईयर उसने जीएसवीएम से एमबीबीएस किया, अब वो मेरठ से एमएसगाई नहीं कर रही थी, तो अच्छी थी। तो ऐसा नहीं होता है कि सवाल तो सब सही होते, और उसे ये आता भी था, बस यही हड़बड़ी थी कि सर फीटस हमने देखा तब से लगा दिया। इससे जब भी आप बायो का पेपर करें टेस्ट में या कहीं भी घर पे भी, ठहराव जरूर दीजिए। रफ्तार जरूरत से ज्यादा तेज करेंगे तो आप एग्जाम में 100% सफर करेंगे, क्योंकि बायो के 100 सवाल में 100 के 100 आपको आते हैं। अगर आप अच्छे एवरेज से बेटर है तो 100 आते हैं, फिर भी आपके 360 नहीं आ पाते। तो इसमें कहीं ना कहीं, जबकि उसने आपको 10 छोड़ने दी, मतलब आप तय करते हो मुझे ये छोड़ देना चाहिए, करो तो वो भी कर लोगे, तो फिर नंबर पूरे क्यों नहीं आते? हम लोग कहीं ना कहीं स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, या तो सवाल में कुछ छोड़ देते हैं, ऑप्शन में कोई चीज छोड़ देते हैं, तो इस तरह की गलतियां खूब होती हैं। और कमजोर बच्चा ऐसा कर रहा है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर अच्छा बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा, तो चाहे जिस रूप में पे करे।
हो सकता है वो सेलेक्ट भी हो जाए, लेकिन वो नंबर नहीं आएंगे जो आने चाहिए। आप अपने 90 सवाल करने में 60 से 70 मिनट से कम नहीं लगना चाहिए। 70 मिनट की आदत डालिए, एग्जाम तक आते आते 65 हो जाएगा। लेकिन जो 50 मिनट में करने की सोच रहे हैं वो जरूर कुछ ना कुछ दे, क्योंकि कई सवाल लंबे होते हैं, वो स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं, पढ़ के साथ रिलेट करना होता है, और थोड़ा ठहर ठहर के पढ़िए। एक तेजी से पढ़ेंगे ना, कई बार हम पहला स्टेटमेंट की पहला लाइन पढ़ते हैं, तुरंत सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने लगते हैं, पहला स्टेटमेंट पूरा पढ़ते ही नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ सेटिंग, हम चेक करने लगते हैं, फिर सेकंड स्टेटमेंट पूरा पढ़ने के बजाय सीधे ऑप्शन देखने लगते हैं कौन सा, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो अपनी जो स्टाइल ऑफ टेस्ट अटेम्प्टिंग है उस पर भी थोड़ा फोकस करिए कि हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एकदम ऊपर से लेकर के नीचे तक के क्वेश्चन के लास्ट वर्ड तक। अपनी नजरें नहीं मटकाएंगे कि पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ा फिर आंसर देखा, फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा फिर आंसर, ये मत किया करिए। ये सब अभी लगता है अच्छा, एग्जाम के दिन यही आपकी हैबिट हो जाती है और इस तरह 2-3 गलतियां आप कर जाते हैं। क्या तो मैंने इसलिए बोला कि हादसा हुआ था। तो आईजीएम में आपके पास 2 बड़े पॉइंट हो गए, एक तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी, जब भी आपके शरीर में कोई एंटीबॉडी बनना शुरू हो सबसे पहले आईजीएम बनेगी। इवन इम्यून रिस्पॉन्स के अलावा हमारे शरीर में भी अगर कोई एंटीबॉडी फीटल लाइफ में पहले करती है तो एक और एंटीबॉडी पढ़ानी, डी नहीं पढ़ानी। डी का आज तक हमें कोई सवाल नहीं मिला, तो मैंने डी का क्वेश्चन इसमें डाला, आईजीपी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। भाई लीस्ट एंटीबॉडी वो तो दिखिए, सबसे कम मात्रा में यही है। और आपको क्या पता है इसके बारे में, कब बढ़ जाती है? यस, एलर्जी एंड वर्म इन्फेक्शन। तभी फाइलेरिया में इसका जिक्र किया होगा, अगर याद रहा होगा। Yes, increases in allergy and worm infection। ये आपके वहां पर हमने आपको बताया था कि स्नोफील भी है, जबकि एनसीईआरटी के उस चैप्टर में बॉडी फ्लूइड में लिखा है स्नोफील इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन। वर्म का जिक्र नहीं किया, लेकिन स्नोफील वर्म में भी बढ़ जाता है। एंड द सेम फॉर दिस एलर्जिक रिएक्शन एंड द वर्म। तो ये जो पॉइंट आपको अलग अलग लिखे हैं, डी छोड़ दिया हमने, ये सब की बाई की सवाल। दैट्स ऑल अबाउट एंटीबॉडी।